एक मित्र ने कमेंट करके पूछा है, यशपाल जी ने, कि स्वामी जी आप ओशो को किस तरह से देखते हैं, एक बुद्ध पुरुष या फिलोसफर या एक विचारक या एक प्रखर वक्ता। तो देखो जी, ये तो साफ बात है, मैं तो ओशो को एक बुद्ध पुरुष ही की तरह देखता हूँ, एक सद्गुरु की तरह, एक भविष्यदर्शी सद्गुरु के रूप में देखता हूँ। और चूंकि उन्होंने संसार में सर्वाधिक पुस्तकें पढ़ी हैं, तो फिलोसफर हो जाना, विचारक हो जाना या एक प्रखर वक्ता हो जाना, ये सब तो साथ ही अपने आप ही आ जाता है या आ गया है को। मेरी दृष्टि में तो उन्होंने विश्व को एक बड़े पैमाने पर, पूरे वर्ल्ड लेवल पर कुछ चीज़ें दी हैं, चेंज किया है। और उससे एक तरह से पूरे विश्व को कहो, मनुष्य जातियों को 5 बड़े लाभ मिले हैं, ज़बरदस्त लाभ। पहला तो यही मिला कि उन्होंने अपने प्रवचनों द्वारा पूरे अध्यात्म को एक अलग तरह से आधुनिक संदर्भ में कहो बदल दिया है। अध्यात्म को समय की आवश्यकता अनुसार उसका नवीनीकरण कहो, सरलीकरण कहो या कुछ भी कहो, वो कर दिया है ताकि उसको सभी सामान्य जन भी समझ सकें। उसमें से कचरे को एक तरह से छांट कर एक तरफ कर दिया है और पूरा का पूरा एक तरह से को पूरी दुनिया का ही आध्यात्मिक परिदृश्य ही बदल दिया है। और अब सभी धार्मिक लोग पूरी दुनिया में, चाहे वो कोई कहीं भी है, किसी भी धर्म का है, संस्था का है, अब धर्म को एक अलग ही ढंग से लेने लगे हैं सिर्फ ओशो के कारण। और धर्म का इतिहास साफ तौर पर अब एक तरह से ये बंट गया कि ओशो से पहले का, एक ओशो के पश्चात का। और मुझे तो पूरा लगता है कि शायद ओशो को अस्तित्व ने इसीलिए ही तैयार किया था। तो ये तो पहला लाभ है। दूसरा लाभ ये मिला है पूरे विश्व को कि सभी विश्व के वृहत ज्ञान के भंडार को, जो 1.5 लाख पुस्तकों में था, ओशो ने उन्हें अपने प्रवचनों द्वारा एक तरह से कहो 650 पुस्तकों में समेट कर दिया है, सार सही सही। ये भी एक बहुत बड़ा काम है, ये सब नहीं कर सकते। ये दूसरा लाभ है। और तीसरा लाभ है कि शायद अब तक के मानव इतिहास में ओशो ने सर्वाधिक लोगों को ध्यान की तरफ गतिमान किया है, उनको ध्यान के अनुभव से परिचित करा है, स्वाद से परिचित कराया है। यानी अब आगे वो जाने उन्हें कहाँ तक जाना है, क्या करना है, लेकिन प्रारंभिक स्तर पर परिचित कराना, स्वाद लगाना, ये एक बहुत बड़ी बात है बड़े लेवल पर। और उस तरफ गतिमान किया है। और गतिमान से मेरा यही स्तर है कि अर्थ है कि उन्हें प्रारंभिक गतिशीलता बड़े लेवल पर की है, न कि अंत तक लोग चले गए हैं। और अंत तक की यात्रा के लिए तो फिर अनेक उन्होंने विधियाँ दी हैं, बहुत पूरा मनोविज्ञान पर बोला है, परिचित करा है सारा। अब ये अगली बात तो सारी साधक पर एक तरह से कहो निर्भर है। तो ये 3 लाभ। एक चौथा लाभ और है कि ओशो का जो सक्रिय ध्यान है, एकमात्र ऐसी विधि है जो दुनिया के हर तरह के व्यक्ति के लिए बहुआयामी ढंग से लाभदायक है और सहज है, बहुत सरल है। एक तरह से कौन कितना लाभ ले सकता है ये उस पर निर्भर है। ये ओशो द्वारा वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक ढंग से एक तरह से आविष्कृत किया गया है। करने वालों को इससे व्यायाम मिलता है, प्राणायाम मिलता है, रेचन ध्यान का अनुभव, शरीर के सभी हैप्पी हार्मोन्स इससे रिलीज होते हैं, उनका स्राव होता है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, दैनिक कार्य क्षमता बढ़ जाती है, आदि आदि बहुत चीज़ें मिल जाती हैं। और ये नए साधकों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 4 लाभ बड़े हैं। और एक और 5वां लाभ है कि ओशो ने पूरे विश्व में चल रहे सभी तरह के राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक पाखंडों को अपने जीने के ढंग द्वारा जो उन्होंने कहा उसको दिखा भी दिया है, जो प्रवचनों में कहा उसको अपने आप जीकर भी दिखाया है, यानी प्रैक्टिकली भी, यानी बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया के सामने इस सब का जो पर्दाफाश किया है वो दिखाया भी है करके। एक निडरता से कहो, ईमानदारी से कहो, एक मिसाल पेश की है। इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती। कहना बहुत आसान है, करना एक तरह से बड़ा मुश्किल बात होती है। और सच बात तो ये है कि ओशो तो ज्ञान की गंगा है, बहुत
बड़ा मामला है ज्ञान का। ज्ञान की गंगा कहो, सरस्वती कहो, यमुना कहो, तीनों का मेल कहो। लेकिन यहाँ सुनने वालों को कहो, साधकों को कहो, एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि गंगा में एक तरह से कहो अपने पापों को धोने की जो खुशी पानी है, तो गंगा में पीछे से ही थोड़ी जलधार को अलग करके लाना पड़ेगा हर की पौड़ी तक, जहाँ एक सीमा में पानी रहे, उससे ज़्यादा ना हो पाए और नहाने का मज़ा लिया जा सके। वरना तो लोग गंगा में भी डूबते हैं, मोक्षदायिनी है लेकिन डूबते भी मोक्षदायिनी में ही। यमुना में भी डूबते हैं, लेकिन बुद्धिमान उनमें से बांध बनाकर, पुल बनाकर खेतों में सिंचाई भी करते हैं, बिजली भी बनाते हैं, और नासमझ गंगा की मैया की, यमुना मैया की आरती गाते रहते हैं। अब ऐसे ही ओशो का भी हो रहा है कि ओम जय ओशो हो रहे चल रहा है। तो एक तरह से ये बहुत बड़ा मैटर है, समझने का है। ये ज्ञान है, इससे लाभ भी होता है, नुकसान भी होता है। विद्युत से लोग मरते भी हैं, और छोटी छोटी लाइनों द्वारा, ट्रांसफार्मों द्वारा एक तरह से कहो सारी दुनिया का औद्योगिक चीज़ें भी चलती हैं, चमत्कारिक लाभ भी मिलते हैं। तो ये ऐसे ही है। और ओशो ने तो एक जगह साफ कहा है कि बुद्धत्व जो है बुद्धों के बस की बात नहीं, बुद्धत्व बुद्धुओं के बस की बात नहीं। ये ओशो का वचन है। अपदीपो भव कहा। ये सारी बात ये समझने की तो है, इनसे तो समझना पड़ेगा। और मुझे तो बिल्कुल साफ लगता है कि अस्तित्व में उन्हें तो पूरे विश्व को ही एक बौद्धिक लेवल पर कहो, आत्मिक लेवल पर कहो, एक नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए ही एक तरह से को भेजा था, बनाया था या उपयोग किया था। छोटे छोटे ग्रुप में तो व्यक्तिगत स्तर पर काम बहुत पहले से भी चल रहे हैं, जैन में भी चल रहे हैं और भी चल रहे हैं। संसार में हमेशा इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, बस उन्हें पहचानना, ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इस तरह के लोग जो हैं शोर शराबे से एक तरह से बचकर ही रहते हैं। तो ओशो ने तो बड़े लेवल पर काम किया और हर प्रश्न का उत्तर दिया है। इससे विश्व के लिए तो ये बात लाभदायक रही, लेकिन सच में शिष्यों के लिए एक तरह से ये लाभदायक नहीं रही, क्योंकि बुद्ध जैसे व्यक्ति ने भी, जिसको ओशो कहते हैं कि बुद्ध जैसा व्यक्ति कभी पृथ्वी पर चला ही नहीं, यानी उन जैसा कोई हुआ ही नहीं, उन्होंने भी 13 प्रश्नों की एक लिस्ट थी जिसका उत्तर कभी नहीं देते थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने शिष्यों को एक ही दिशा में ले जाना था। तो ओशो ने तो पूरे विश्व को इस तरफ ले गए हैं। तो अगर सच में हमें ओशो का काम करना है, उस काम को आगे बढ़ाना है, तो एक तरह से छोटे छोटे ग्रुपों में ही हमें जैन स्टाइल में ही, एकांत में ही अपना काम करना होगा, वही ठीक है। तो बड़े काम के करने के कारण ही ओशो जो थे वो प्रैक्टिकली साधकों की व्यक्तिगत रूप पे हेल्प नहीं कर पाए। तो ये छोटे ग्रुपों में संभव होता है, इसीलिए तो जैन में सबसे ज़्यादा लोग पहुँचे हैं। और हमारे जीवन की हर बात का कहो, हमारे उसका सारा हमारा मन ही है। अब हम ओशो की छोटी चीज़ों को बार बार लंबे समय तक करते हैं, लंबे समय तक रोज़ रोज़ डांस, रोज़ रोज़ म्यूजिक, रोज़ रोज़ ये सारी चीज़ें देखकर लंबे समय तक चली। ओशो ने खुद भी साथ में डांस किया अपने सन्यासों के साथ। ये सब देखकर हमने समझ लिया, हमारा मन हिप्नोटाइज हो गया, यही सब कुछ है, इससे आगे कुछ है ही नहीं। जबकि ओशो ने इससे आगे तो बहुत बातें कही। इस सब को तो मंदिर में बुलाने के लिए एक प्रसाद जैसा कहा कि बच्चों को मंदिर में बुलाना है प्रसाद देकर। असली बात तो आगे शुरू होती है। ओशो ने तो सारी बातें ही मन पर कही हैं। कबीर की आप सुन लो, कबीर वाणी में चलत मत मन कत टेढ़ोरे, इस तरह की बातें हैं। बुद्ध कहो, कृष्ण कहो, सभी बुद्ध मनुष्य के सूक्ष्म जगत के मनोवैज्ञानिक ही हैं। ओशो ने पूरी तरह बातें समझाई हैं। ओशो का तो सारा काम ही, सारी विद्याएं मन पर हैं, मनोविज्ञान पर हैं, सम्मोहन पर है, सारा मन का विज्ञान है। बुद्धत्व के मनोविज्ञान पर काफ़ी बोला, मन के पार जाने पर सारा बोला, मन के जाल पर सारा बोला है। तो हमें थोड़ा आगे और चीज़ों को आगे चलना चाहिए, आगे और करना चाहिए। प्राइमरी बातों में नहीं ज़्यादा रहना चाहिए। मेरा तो सभी मित्रों से निवेदन है, जो भी किसी ढंग से ओशो का काम कर रहे हैं, कि वो ओशो ने जो गहनतम सूत्र दिए और उन पर काम करें। शुरुआती और भूमिका जो परिचय, ये हसीबा खलीबा वाला है, म्यूजिक वाला, नृत्य वाला, ये ठीक है, थोड़े दिनों तक ही ठीक होता है, इसको ज़्यादा लंबा ना खींचे, ये बहुत हो चुका पहले ही। अब विज्ञान का युग है, ये चीज़ें ज़्यादा दिन नहीं चलेंगी। टेक्नोलॉजी का पूरा लाभ लेना चाहिए। ओशो के काम को एक तरह से जागरण के में ये सारी चीज़ें उपयोग की जा सकती है जैन स्टाइल में।
तो इन पर थोड़ा सोचना चाहिए। ये तो सब चलता ही रहता है इस तरह की चीज़ें। तो ओशो तो एक तरह से बड़े लेवल पर किया, अभी मैंने बताया, आप सब भी जानते हैं। लेकिन एक इस दुनिया में एक बहुत बड़ा नियम पहले से काम करता है, गिलबर्ट नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, उसका नाम है गिलबर्ट लॉ। उसका अर्थ यह है कि लोगों को ऑन स्पॉट कोई बताता ही नहीं कि क्या करना है। सच बात है, ऑन स्पॉट बताओ जब कोई कर रहा है काम को कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि परिस्थितियाँ रोज़ बदलती रहती हैं, हर क्षण बदल जाती हैं। तो सच बात यह कि पुराना बड़ा ज्ञान देने के बजाय जब कोई काम कर रहा है उसको उसी वक्त बताया जाए, उसकी समस्याओं का समाधान किया जाए, उसको एक तरह से गाइड किया जाए, वो असली बात है, वही असली हेल्प है। शब्द ज्ञान देने से कुछ ज़्यादा नहीं होता। गिलबर्ट का लॉ है, उसको समझो। ऑन स्पॉट जिसकी जो समस्या वहाँ अगर आप हल नहीं कर रहे तो आप अपने गुरु का काम नहीं कर रहे हैं, बस पुरानी चीज़ों को ढो रहे हैं, इधर से उधर, आगे से पीछे। तो इन चीज़ों को सबको, सन्यासियों को ही समझना पड़ेगा जो लोग काम कर रहे हैं। एक वैसी बातों से, रटी रटाई बातों से चलने से इससे कुछ नहीं होता। गुरु बनने से कुछ ज़्यादा नहीं होता, ना ओशो में कमी निकालने से कुछ होगा। ये तो बुद्ध पुरुष ऐसे ही होते हैं। 3 स्टेजेज होती हैं मानसिक विकास की। ओशो ने ही बता कि एक बुद्धू होते हैं, एक बुद्धिमान होते हैं, एक बुद्ध होते हैं। एक ने मन में प्रवेश ही नहीं किया, वो बुद्धू है। एक अभी मन का सही सही उपयोग कर रहा है, सीख रहा है, मन के क्षेत्र से गुजर रहा है, ये एक तरह से बुद्धिमान है। और एक मन से गुजर गुजर कर सबके आगे निकल गया, बियॉन्ड माइंड, तो वो एक तरह से बुद्ध हो गया है, अगले तल पर चला, बियॉन्ड माइंड कहो, मन के पार कहो। लेकिन इन दो में एक समानता होती है, बुद्धू में और बुद्ध में, दोनों मन के पार है। एक मन में प्रवेश नहीं किया, एक मन से आगे निकल गया। ये बुद्धू और बुद्ध, ये दोनों ही मन के बाहर होते हैं। इनमें इसी कारण एक समानता भी होती है कि ये दोनों किसी की नहीं सुनते। अतः इनको ज़्यादा, इनको बदलने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ना इनको ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत है। हमें तो ये है कि जो हमें बुद्धों ने दिया है, ओशो ने दिया है, उसका किस तरह अपनी मनुष्य जाति के लिए हम उसको लाभदायक बनाएं। तो यही समझदारी है कि बुद्धों में से अपने लिए एक तरह से सही चुना जाए। ज़्यादा गुरु बनने के चक्कर में ठीक नहीं है। ओशो ने तो गुरुडम के ऊपर एक बहुत बड़ी बात कही है एक बार, कि आप कुछ भी बोलना शुरू कर दो, अनर्गल बोलना शुरू कर दो, बस बोलते रहो, तो कुछ दिनों में आप पाओगे कि कुछ शिष्य आपके चारों तरफ इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि वो तुमसे भी ज़्यादा मूर्ख है। तो ओशो ने तो इस तरह की बातें कही हैं कि गुरु बनने से कुछ ज़्यादा नहीं, गुरु बनना बहुत आसान है। ओशो साफ कहते हैं कि ज्ञान, अज्ञानियों ने नहीं भटका संसार को, मनुष्य जाति को। अज्ञानी क्या भटकाएगा, क्या भटका सकता है जब वो जानता नहीं, बल्कि नकली ज्ञानियों ने भटकाया, जो जानते नहीं, अनुभव है नहीं और बताए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हमें ओशो का काम करना है तो हमें ही तो सोचनी है। ओशो सन्यासियों को, हम उनके उत्तराधिकारी हैं, हमें उनसे ही मिला है जो भी कुछ मिला है, तो उनके ज्ञान को कैसे सदुपयोग किया जाए, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इसमें अपने कुछ निजी चीज़ों को छोड़कर निजी स्वार्थों को साइंटिफिक ढंग से काम करना चाहिए। कैसे लाभदायक ओशो के ज्ञान को बनाया जाए, इस पर ही काम करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, बल्कि लोगों को बैठ कर इस पर। तो ठीक है, उन्होंने पूछा, मैं जो कह सकता था मैंने कहा, आपने सुना, बहुत बहुत एक तरह से आपका धन्यवाद, और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।